हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। प्यारे साथी, यह एनसीईआरटी का सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हम अध्याय नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी जिसमें हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, और इस हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है बहुत ही विस्तार से सब कुछ सीखे हैं, समझे हैं। हम कोशिश किए हैं आपको कि सीटेट एग्जाम चाहे आप जुलाई 24 में देने वाले हो या फिर 25, 26, 27 में देने वाले हो, सीटेट एग्जाम में या फिर भारत के अलग अलग शिक्षक एग्जाम में एनसीईआरटी से कितने लेवल का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीजों का एनालिसिस करने के बाद हम आपको जो है यहाँ पे एनसीईआरटी के महत्व को बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये एनसीईआरटी का जो क्लास है बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। साथियों, बस कुछ ही दिन आप लोग जो है अगर साथ देते हैं क्लास 6 और 7 और 8 का एनसीईआरटी हम खत्म करने के बाद जो है आपका पूरा एनसीईआरटी एमसीक्यू करवाएंगे चैप्टर वाइज, और साथ में हम आपको पीवाईक्यू भी करवाएंगे। उसके बाद आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, मजा आ जाएगा। चाहे आप सीटेट एग्जाम दें या फिर शिक्षक भर्ती टीआरई 3, 4 या फिर कोई भी एग्जाम दें। चलिए, आज का एक नया अध्याय है आपके सामने। अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। साथियों, कल के अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की घटना को, और हम लोग यह भी देखे हैं कि किस प्रकार से भारत के संस्कृत में, भारत के हम लोग वैदिक ग्रंथों में यह देखे हैं कि अलग अलग कांड, अलग अलग जो धार्मिक पुस्तक है उसमें अलग अलग कालम खंड है, और आपका जो है रीति रिवाज का जो है वर्चस्व कायम हो रहा था। इसी क्रम में हम लोग पढ़े थे कि इस क्रम को तोड़ने के लिए कुछ अलग विचारों का उदय होता है, कुछ अलग संप्रदाय का उदय होता है, जिसे हम लोग कल पढ़े हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। क्लियर है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में, और खास करके हम मगध के क्षेत्र में जो है एक शक्तिशाली राज्य का उदय होगा, और यह राज्य पूरे संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व कायम करेगा। साथियों, बिल्कुल आपने सही पहचाना, यह है आपका अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध के नीति को त्याग किया। चलिए समझते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। देखते हैं उसे एक एक कर देखें। कोशिश करेंगे हम, बस आधे घंटा का आप लोग समय दीजिए, पूरा खत्म कर देंगे हम। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा राज्य जो कि एक साम्राज्य के रूप में बनता है। हम आपको पहले वाले क्लास अगर आप मेरा देखे होंगे तो आपको पूरा कड़ी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक किल कबीला बना था, उस कबीले से एक जन बना, जन से एक महाजनपद बना, इस तरह से हम पूरा समझाए हैं। ठीक है, तो अभी हम उतना विस्तार से पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पे बात करेंगे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसा कई स्तंभ और पत्थरों का जो है अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ये अभिलेख क्या होते हैं, हम कल के क्लास में भी बताए हैं, परसों के क्लास में भी बताए हैं। साथियों, किसी मजबूत मजबूत हम कह ले एक कठोर सतह पे लिखे गए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है। अभिलेख जो है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। इससे पहले कि हम यह जानने की कोशिश करें कि अभिलेख क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उसके राज्य का जो साम्राज्य है वो क्यों कहा जाता है। साम्राज्य क्यों कहा जाता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखिएगा साम्राज्य का तात्पर्य क्या है और साम्राज्य किसको कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अब इतना पीछे तो मुझे उम्मीद है कि नहीं जाना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यह इसको गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठाने वाला व्यक्ति कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, तो चाणक्य थे। क्लियर है। चाणक्य जो है इनको गद्दी पर बैठाते हैं। ठीक है, क्यों, तो धनानंद जो है इसको समाप्त कर कर, नंद वंश को समाप्त कर कर। क्लियर है। चलिए, मौर्य जो है लगभग 2300 साल पहले की यह कहानी है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, और चाणक्य के कई विचार जो कि हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में देखने को मिलता है। अब महत्वपूर्ण बात है, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि
चाणक्य के जो अर्थशास्त्र का किताब है, पुस्तक है, यह किससे संबंधित है? राज व्यवस्था से या फिर आपका कह देगा अर्थव्यवस्था से। तो प्यारे साथी, ये आपको याद रखना है, नाम भले ही अर्थव्यवस्था हो लेकिन इसका काम जो है यह राज्य व्यवस्था, राज्य के नियम कानून उनके संचालन के बारे में बातें की गई है, लगभग लगभग 80 से 85%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे वंश क्या होता है, देखो हम लोग पढ़ेंगे अभी नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, इस तरह से बहुत सारे हम लोग वंश को पढ़ते हैं। तो ये वंश होता क्या है इसको समझते हैं। देखें, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। क्लियर है? मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा आते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। एक चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, और उसका जो है पुत्र, या फिर हम कह ले बिंदुसार का पुत्र है, या फिर हम कह ले चंद्रगुप्त का पौत्र जो कि आपका अशोक आता है। क्लियर है? ये तीनों एक जो है अपने आप में महान शासक थे, ये भी हमें याद रखना चाहिए। देखिएगा, साम्राज्य में बहुत सारे जो है बहुत से नगर थे। क्लियर है? साम्राज्य की राजधानी जो थी उस समय पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि मगध का उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महत्वपूर्ण नगर था वो कौन था? तो प्यारे साथी आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था और आपका तक्षशिला था। ठीक है, उज्जैन कहाँ पड़ता है आज वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश में। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तो आज के समय में जो है आपका अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और साथियों, पाटलिपुत्र तो आपको पता ही होगा, अपना पटना बिहार में पड़ता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। कौन? तक्षशिला। साथियों याद रखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं तक्षशिला की तो हमें थोड़ा सा पीछे जाकर करना होगा कि तक्षशिला जो है इस समय तक्षशिला एक बहुत क्या है, बड़ा, भारत का बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय के रूप में था। ठीक है, गुरुकुल था। और यहाँ के आचार्य कौन थे? तो चाणक्य थे। साथ ही जब यहाँ के आचार्य चाणक्य थे, इसी समय भारत पर आक्रमण किसका होता है? तो सिकंदर का आक्रमण होता है, याद रखेगा। ठीक है, जब हम आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से सारा कहानी बताएंगे। अभी हम एनसीईआरटी क्लास 6 का कर रहे हैं, इसलिए हम जो है थोड़ा जल्दी में चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लोग नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में फटाफट जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरी तरफ उज्जैन, उज्जैन जो है ये आपका उत्तरी भारत के दक्षिणी जो क्षेत्र है उसमें भारत में पड़ता था। और उज्जैन की अगर मैं बात कर लूं तो इस समय उज्जैन का जो राज्यपाल है, या फिर हम कह ले गवर्नर है, यह कौन है? आपसे प्रश्न पूछ देगा अगर, तो आपको याद रखना है अशोक है। कौन है प्यारे साथी? तो अशोक है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भले ही, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखते चलना है। ठीक है, भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार यहाँ रहा करते थे। ये उज्जैन जो है महत्वपूर्ण एक क्षेत्र था उस समय की। चलिए यहाँ आगे ध्यान दीजिएगा। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालन के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। उस समय की हम आपको क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। ठीक है, मगध की स्ट्रक्चर को पढ़ा रहे हैं। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह करते और जानवरों का शिकार किया करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न जो है तरीके से रहा करते थे। ये हमें याद रखना है। देखो यहाँ पे कुछ आपको जो है रेड रेड में जो है यहाँ पे आपको जो है कुछ दिख रहा होगा इस मैप में। ठीक है, ये रेड रेड जो है ये क्या हमें क्या दर्शा रहा है? आपको पता है? नहीं पता है? देखो ये जो रेड रेड जो आपको दिख रहा है मैप में, ये सारे के सारे क्या है? तो अशोक के साम्राज्य का जो है शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है। देखो जिन जगहों पे अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है, और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर में थे। मतलब अशोक के जितने साम्राज्य को आप समझ पा रहे होंगे कि अशोक का साम्राज्य उस समय यहाँ से लेकर साथी यहाँ तक था। मतलब अखंड भारत का जो परिकल्पना किया गया था चाणक्य के द्वारा, यह पूर्ण होता दिख रहा है। ठीक है, यह पूर्ण होता दिख रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाए कि अशोक के साम्राज्य का आप विस्तार को बताएं, तो मुझे उम्मीद है कि इस मैप को देखकर आप 100% बता पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा आगे। देखो भाषाएं अलग अलग जो है भाषा बोली जाती थी, ये हम बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे राज्य साम्राज्य के से कैसे भिन्न था। राज्य अलग था और साम्राज्य अलग था। कैसे? देखो
साम्राज्य राज्यों से बड़ा होते थे, ठीक है? उनकी रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी सेना जरूरत पड़ती थी और इसलिए सम्राट को राजा की तुलना में ज्यादा क्या होता था, संसाधन की भी जरूरत हुआ करती थी। साम्राज्य समझो ना, यहाँ बात को समझना होगा हम सबको। साम्राज्य जो होता था वहां जो है वो पूरे चारों चारों दिशाओं का जो है देख रेख करता था। साम्राज्य जो है इसका सम्राट होता था, साम्राज्य होता था, इसके जो मुख्य लोग जो प्रमुख होते थे। वहीं राजा जो होता था वो राज्य का एक प्रमुख होता था, ठीक है? इस तरह से हम लोग को याद रखना है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी चाहिए होती थी। अब कर इकट्ठा करने की जो व्यवस्था थी क्या थी, ये बहुत विस्तार से कल के क्लास में पढ़ा है, बहुत विस्तार से। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कल का क्लास आप लोग जरूर 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 देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था। ठीक है, हम लोग क्या बात कर चुके, हम लोग बात कर लिए हैं साम्राज्य किस तरह से बना। हम लोग बात किए कि साम्राज्य में जो नागरिक लोग हुआ करते थे वो किस तरह से होते थे। अब हम बात करेंगे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासनिक व्यवस्था का। ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण होता है ये आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी जो है हमें ऐसे ही रीडिंग नहीं डालना होता है। हम लोग अगर उसको अच्छे से डिवाइड करके पढ़ेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि उसमें हर चीज आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, चलो अब हम प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखो, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, ये हम सबको पता है, अभी हम लोग मैप में देख चुके हैं। इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाके पर सम्राट की सीधी नियंत्रण था और इसका मतलब यह है हुआ करता है कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसान, पशुपालन, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की भी नियुक्ति करता था। किसकी? अधिकारी का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि आज के समय में जो है आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देखते हैं, आप एसडीएम एसडीओ को देखते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक राजा का, एक शासक का क्या करता है, कर वसूल कर उनको देता है, यही सब करता है ना काम। तो यहाँ पे जस्ट लाइक आपको ये चीजें समझना है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा कोई चीज नहीं है। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे वे अधिकारी उनके सजा दिया, उनको क्या दिया जाता था, सजा दिया जाता था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप लोग समझना इस बात को। संदेशवाहक, संदेशवाहक किसको कहेंगे, अब आपसे पूछ लेगा कि संदेशवाहक जो है किसको कहा गया है। मौर्य साम्राज्य में संदेशवाहक का कार्य क्या है, आपसे अलग अलग ऑप्शन देगा तो आप क्या बताइएगा। देखिए, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी का कार्य जो है यह किया करते थे, उस पे नजर रखा करते थे। ठीक है, मतलब एक तरह से कह ले हम गुप्तचर, गुप्तचर आप समझते हैं ना, तो गुप्तचर एक तरह से समझिएगा। ठीक है, इन सब को ऊपर सम्राट था, इन सब के ऊपर कौन था, सम्राट था, जो कि राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्री की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मतलब आप आज के समय में अगर अच्छी तरह से पॉलिटी को समझते होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि पहले प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री, उनके अंदर में गृह मंत्री जो होते हैं, गृह कार्य होते हैं, गृह विभाग होते हैं, और गृह विभाग के अंतर्गत जो है जितने भी नीचे में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सब आते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए इस कहानी को। चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे। ज्यादा हम लोग को यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी नहीं करना है कि हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे। देखो, अब नजराना क्या होता है इसको समझिएगा। जहाँ नजराना का मतलब वैसे हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं। नजराना का मतलब होता है राजा को अधिक से अधिक क्या देना, उपहार देना, नजराना कहते हैं। ठीक है, राजा को प्रसन्न करना जो है, उपहार के रूप में राजा को खुश करना एक नजराना कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा नजराना क्या होता है। अब देखिए, राजधानी में सम्राट की जो बातें हैं वहां समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इस समय के बहुत बड़े एक कहीं ना कहीं यात्री हैं, बहुत बड़े यात्री। और भारत की अगर बात कर ले तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, भारत में सबसे पहला यात्री अगर आपसे पूछा जाए तो इस मेगास्थनीज को ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जो कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज किसका जो है आपका आता है कहाँ से, तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का रहने वाला था, तो आपको पता होना चाहिए मध्य एशिया। मध्य एशिया में कहाँ पे, मध्य एशिया में कहाँ पे, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप सही कमेंट करेंगे, जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो हम आपको कमेंट में बता देंगे, लेकिन पहले आपको करना है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो,
यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देखेंगे। किसका? मेगास्थनीज जो है, यह भारत में जब आता है तो ये कुछ महसूस करता है, और हमें पता है कि जितने भी भारत में यात्री आए, अपने अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ ना कुछ महसूस किए हैं और उसको लिखे हैं। अब मेगास्थनीज की बात करेंगे कि मेगास्थनीज जो है वो क्या महसूस कर रहा है, क्या लिख रहा है। देखो, सम्राट सम्राट के बारे में सबसे पहले कहता है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ये कौन कह रहा है प्यारे साथी? तो आपको मेगास्थनीज कह रहा है। और यही लाइन आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, यह किस यात्री के पुस्तक में हमें वर्णित मिलता है? देखिए, क्वेश्चन बन गया ना, तो ये आपको याद रखना है, मेगास्थनीज के पुस्तकों में मिलता है। ठीक है, चलिए और बात है। उन्होंने एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था उनको, और उनके संरक्षण सोने और चांदी के अलकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो है या पेड़ों को लेकर जो है चला करते थे उनके आगे पीछे। ये पेड़ पर प्रतिशत तोते एवं झूठ रहा करते थे, जो कि सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाया करती थी। अब ये क्या लोचा है, ये क्या लोचा है, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। इन पेड़ों के ऊपर जो है कुछ पक्षी हुआ करता था जो कि चक्कर लगाता था। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं के से घिरे होते थे। ये इंपॉर्टेंट है। राजा जो है किससे घिरे होते थे? तो हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे, और वो हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उन पर किसी प्रकार का हत्या का कोशिश ना किया जाए, जो कि आज भी हम लोग कॉमन कॉमन बात है भाई। राजा है, राजा एक आम नागरिक से तो अलग रहेगा ही ना, उसकी जान की तो सुरक्षा करनी चाहिए। आज भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, तो क्या हमारे जैसा होते हैं क्या? कहीं मन जहां मन किया चले जाते हैं क्या? नहीं, उनके सुरक्षा की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से हमें समझना होगा। चलिए अब हम समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उनके खाने पाने से पहले उनके जो नौकर होते थे वो क्या करते थे, तो उनके खाने की जो है उसको जो है टेस्ट किया करते थे, ताकि उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज ना उसमें मिलाया हुआ हो। ठीक है, ये सारे बात आपको याद रखना है। ये कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है। ठीक है, अब हम मेगास्थनीज की जो पाटलिपुत्रा है इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज के नजर में पाटलिपुत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और बीपीएससी ऐसे एग्जाम में भी ये साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, आपको दिख रहा है कि नहीं? आप लोग थोड़ा सा इसमें चलो हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको जो है दिखे दिखे अच्छा से। देखो, यहाँ अब दिख रहा होगा। चलो, यह एक विशाल एवं और खूबसूरत नगर है। किसको? पाटलिपुत्र को कह रहा है। कौन कह रहा है? तो मेगास्थनीज कह रहा है प्यारा साथी। मेगास्थनीज क्या कह रहा है? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की व्याख्या कर रहा है, और व्याख्या में उसकी सुंदरता को दर्शा रहा है। ठीक है, यह एक विशाल प्राचीन प्राचीर से घिरा हुआ है, और जिसे 700 570 बुर्ज और 64 द्वार है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा है कि 570 बुर्ज और 64 द्वार है? तो ये मेगास्थनीज कह रहा है। मेगास्थनीज कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो नगर है, इस नगर दुर्ग का घेरीकरण किया गया है, और इस नगर में जो है 64 क्या है, तो द्वार हैं, दुर्ग हैं, और क्या है, तो 570 बुर्ज है। ठीक है, बुर्ज है इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में। ये आपको याद रखना है। 2 और 3 मंजिल वाले घर भी यहाँ पे है, लकड़ी और कच्ची ईंटों के से बने हुए। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की तना जो है नकाशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ जो है उद्योग और चिड़िया के लिए बने बसेरों से भी घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जरूर आप लोग याद रखें। पूरा इस कहानी में याद कुछ हो या ना हो, देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का मजा तब आता है जब आप चीजों को याद रखें और समझें। देखिए, और इस तरह से एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पढ़ा रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट है उसे ही पढ़ना है। देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे बना, जो कि अपना टॉपिक है, अपना चैप्टर का नाम ही है, अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे बना। ध्यान दीजिएगा, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है, हम सबको पता है ये बात। ठीक है, वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है ये हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में कि अशोक के जो अभिलेख हैं ज्यादातर हमें किस भाषा में मिलते हैं, तो या तो प्राकृत या फिर ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और कल की क्लास में हम आपको समझाए हैं, पढ़ाए हैं कि प्राकृत भाषा जो है इस समय के पूरे उत्तर भारत की हम बात करें तो इस समय की आम बोलचाल की भाषा है।
कॉमन लैंग्वेज जो है आपका प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत जो है सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और लोकप्रिय भाषा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखेंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। देखो कलिंग युद्ध को पहले यहाँ हम समझ लेते हैं, फिर हम ऊपर वाले स्लाइड को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखो कलिंग का युद्ध क्या है, अशोक का कलिंग का युद्ध यहाँ पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले चीज को पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नगर है। ठीक है, एक प्राचीन नाम है। ठीक है, जो कि आज के समय में उड़ीसा कहते हैं। उड़ीसा एक अलग राज्य बन चुका है। उस समय हमारा जो है लगभग लगभग हम बात करें तो अपना बिहार से ही मिला हुआ एक राज्य था। ठीक है, कलिंग, जो कि समझना होगा हम लोग को। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ठीक है, लेकिन युद्ध जीत हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें क्या हुआ, तो युद्ध विस्तृत मतलब युद्ध का जो है विराम करना पड़ा। अशोक जो है, इसमें अगर बात करें तो अशोक जो है, यह अशोक का एक अंतिम और पहला सबसे बड़ा युद्ध था। याद रखिएगा, अंतिम और सबसे पहला युद्ध था, जो कि इसमें खून खराबा इतना ज्यादा होता है, लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा जो है इसमें लोगों के मरने की आशंका जताई जाती है। प्यारे साथी, इस दृश्य को देखकर अशोक कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं और उनकी पीड़ा, उनका दिल टूट जाता है। सिर्फ याद रखिएगा, इस युद्ध के देखने के बाद उन्होंने यह वचन अपने आप से करते हैं, यह फैसला करते हैं कि अब युद्ध कभी नहीं किया जाएगा। अब शांति के साथ धर्म की नीति अपनाकर भारत में क्या किया जाएगा, साम्राज्य विस्तार किया जाएगा। क्या है यह धर्म की नीति, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा कमेंट में ये हमें बता पाते हैं कि क्या आपको विस्तार से यहाँ पे पढ़ा सक पाए, तो हम आपको और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज समझाते। प्यारे साथी, क्लास 6 का एनसीईआरटी भले ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग को कंपटीशन एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, तभी हम शिक्षक बन पाएंगे। और जब हम जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम अपना ज्यादा ज्ञान का आपके सामने परिचय नहीं देते हैं, क्योंकि आज के समय में ज्यादा ज्ञान देना भी दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे अभी जो है कलिंग युद्ध कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, इसकी सारी बातें हम आपको यहाँ पे बताने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप लोग लेक्चर को देखते नहीं है, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो और बेकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा सीधी कहानी पे। देखो, उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस कलिंग युद्ध में जो है इतना ज्यादा जान माल का क्षति हुआ कि काफी ज्यादा जो है कलिंग युद्ध जो है अशोक टूट जाते हैं। ठीक है, अब अशोक के धर्म को समझेंगे, उससे पहले हम आपको ऊपर वाला कहानी को समझाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला कहानी समझिएगा। अशोक के जो कलिंग युद्ध है इसको समझ लीजिए वर्ण। देखो, राजा बनने से 8 साल पहले, ठीक है, राजा बनने से 8 साल पहले जो है, समझ आएंगे, 8 साल बाद जो है कलिंग युद्ध होता है। ठीक है, राजा बनने के 8 साल बाद आपसे पूछ देगा कि कलिंग युद्ध कब होता है, तो अशोक के जो राज्य दोहन होते हैं उसके 8 वर्षों के पश्चात लगभग 1.5 लाख लोग जो है यह क्या है बंदी बना लिए गए था, और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अभी जस्ट हम आपको बताए ना, इसमें लगभग जो है 1 लाख लोगों की मरने की आशंका बताई गई है। अब देखिए आप खुद अपने आँख से कि इतनी ज़्यादा जो है हत्या, इतनी ज़्यादा जो है खून की नदियाँ बह रहा है, और कौन शासक नहीं टूटेगा भाई, कौन शासक नहीं टूटेगा, सब टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी भी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे गए थे। जो लोग हैं अपने सगे संबंधित मित्रों को भी बहुत प्यार करते थे। दासों और मृतकों के प्रति जो उनका दया था, ये सारे मारे जाते हैं ये युद्ध में। ठीक है, तो आप समझो ना, इस युद्ध का इमेजिन करो, इस युद्ध का जो परिणाम है क्या है, कितने लोग इसमें मारे गए हैं। ठीक है, जो अपने हैं, जो पराए हैं, जो दुश्मन है, सब मारे गए हैं। इसलिए जो है इस युद्ध का नीति जो है धर्म का नीति आगे चलकर बनता है, और युद्ध जो है त्याग करने की बात करती है अशोक। देखो अशोक कुछ कह रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखो, इसलिए मुझे पश्चात हो रहा है, अशोक कह रहे हैं, देखो 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 अशोक क्या कह रहे हैं, इसलिए मुझे पश्चात हो रहा है, अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने की निश्चित किया। कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है अपने अभिलेख में। मैं जानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना थोड़ा सा
बलपूर्वक विजय पाने के से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बेटे और पोते भी इस युद्ध का क्या करें, इस युद्ध को ना करें। ठीक है, ये कौन संदेश दे रहे हैं प्यारे साथियों? तो अब अशोक दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को क्लास 6 का ये एनसीईआरटी बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए यही है एनसीईआरटी का पावर। चलो यहाँ देखो, अब हम पढ़ेंगे अशोक का धर्म क्या था। हम लोग समझ गए इतने कहानी को। देखो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ है और इसका हिस्सा है जिसे हम राष्ट्रपति भवन में यह रखा गया है। ये देख रहे हो ना आप, ये साइड में जो एक पशु का जो है चित्र बना हुआ है, ये आपको कहा है तो बिहार के रामपुरवा में यह जो है मौर्यकालीन स्तंभ मिला है और यह अभी वर्तमान में आपका राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित रखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए इस प्रकार से तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम धर्म की बात करेंगे। देखो क्लियर करते हैं यहाँ पे, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, वह अशोक जो है यह धर्म में अपना किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, कि शांति रखने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, हमें ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, नहीं, ये सब चीज नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, वो बुद्ध के उपदेश के प्रेरित था। कौन? अशोक जो है वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था और ऐसी कई समस्या थी जिसके लिए उसने संवेदना की थी। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी थे और इससे कई बार टकराव पैदा हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, जैसे मानकर चलिए अशोक जो है ये बौद्ध धर्म की प्रचार कर रहा है, क्लियर है, लेकिन इसके साम्राज्य में, इसके राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई वैष्णव धर्म को मानते हैं, कोई अलग शैव धर्म को मानते हैं, कोई ये कोई वो, तो यहाँ पे थोड़ा सा टकराव होगा, जाहिर सी बात है। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग धर्मों में टकराव होता है, तो ये बात आपको याद रखना है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जो कि हम लोग कल भी पढ़े, परसों भी पढ़े, कि हम लोग जब भी वेदों को पढ़ते हैं, वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, कर्मकांड था। दास और नौकरों के साथ जो है क्रूर व्यवहार था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग पढ़े हैं, इसको भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे और भी देखते हैं। देखो इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच जो है झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इस समय का निदान उसका कर्तव्य है। इस मतलब एक राजा होने के नाते वो उसने सोचा कि जितनी भी सांसारिक, जितनी भी मोह माया है, जितने भी कलह है, इसको समाप्त किया जाए। और इसको समाप्त करने का उसके सामने एक मार्ग था। वो मार्ग क्या था, तो धर्म का। ठीक है, धर्म जो कि भगवान गौतम बुद्ध इसके प्रतिपादन किए थे, याद रखेगा। धम्म महामत नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो कि जगह जगह पर जाकर धर्म की क्या करता था, दीक्षा देता था। तो आपसे पूछ देगा कि धम्म महामत, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, धम्म महामत अधिकारी जो है, यह इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है अशोक के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी, तो धर्म शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अधिकारियों की को यह निर्देश दिया गया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है, आज के समय में आप देखते हैं कि बड़े बड़े शासक हैं, वो एक सूचना निकाल देते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि गरीब जनता कैसे पढ़ पाएगी, वो सूचना निकाल देते हैं। लेकिन अशोक को की इस व्यवस्था को आप देखिए कि वो सबको सोच कर चल रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन तक सूचना कैसे पहुंचेगी भाई, तो उन तक सूचना उसके अधिकारी लोग पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है अशोक का एक धर्म का तरीका। अशोक ने धर्म के विचार का प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपना दूत भेजा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा कि किस शासक ने अ, किस शासक ने आपको पूछ लेगा कि बुद्ध को, बुद्ध संप्रदाय को या फिर बुद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है पहुंचाने का कार्य करता है, तो ये आपका अशोक होगा, पहला अशोक। दूसरा कनिष्क, कनिष्क को भी हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। भारत का दो ऐसा शासक है जो कि बौद्ध धर्म को सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाने का काम करते हैं, तो आप लोग इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए उन्होंने जो अशोक है उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो देखो कितना अच्छा काम किया जा रहा है। ये सारे काम अशोक का क्या कहलाया, तो आपको याद रखना है ये काम जो है लोक कल्याणकारी, क्या
लोक लोक कल्याणकारी कार्य, ठीक है, लोक कल्याणकारी जो है कार्य कहलाया। और पहला ऐसा शासक था जो कि साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया नहीं, साम्राज्य विस्तार की नीति को हटाकर लोक कल्याणकारी नीति को अपना रहा है, भारत का पहला ऐसा शासक है, इसको याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़े। अपनी प्रजा के लिए अशोक क्या संदेश है, देखो अपनी प्रजा के लिए जो है अशोक क्या संदेश देता है, देखो यहाँ सीधा सीधे हम पॉइंट पे बात करेंगे, ज्यादा ऊपर का कहानी को नहीं समझेंगे। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़े को आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा श्रवणों को भी दान देना, ये अशोक कह रहा है, ठीक है। अशोक ऐसा नहीं कह रहा है कि एक ही धर्म को लेकर चलना, वो सबको सम्मान लेकर चल रहा है। अपने धर्म की प्रशंसा या फिर दूसरे के धर्म को निंदा करना ये गलत है, कौन कह रहे हैं, अशोक कह रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो है गलत है। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, और ये सच है। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं भारत में चुनाव का जो है समय है, लेकिन हम देख रहे हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से एक दूसरे के धर्म का हम लोग जो है कुछ लोग अनादर कर रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। सभी का धर्म का उतना ही महत्व है जितना हमारे धर्मों का महत्व है, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये कौन कह रहे हैं, ये किसका कथन है, तो अशोक का कथन है। ये सारे कथन को आप लोग जरूर याद रखेंगे, प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं, ठीक है। प्रश्न कोई आसमान से नहीं आता है, बार बार बोल रहे हैं, प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक है। चलो, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उसका आदर किया जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ आपके साइड में जो है लिपि के बारे में बताया गया, देखो ब्रह्मा लिपि, ब्राह्मी लिपि क्या है, आधुनिक भारत की ज्यादातर जो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाना, देखो यहाँ पे देखो पॉइंट में, यहाँ पे देखो आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जो है यह पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई है। और यहाँ जो अ है, अ अक्षर को हम अलग अलग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये सारे अ लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि हिंदी है, और ये तो हम समझ रहे हैं, बांग्ला में अ लिखा हुआ है, मलयालम में अ लिखा हुआ है, तमिल में अ लिखा हुआ है, सब अ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए इस प्रकार से आपका जो है इस चैप्टर हो गया है समाप्त। कुछ उपयोगी जो है आपके यहाँ पे शब्द हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखे हैं, समझे हैं। सबसे पहले साम्राज्य क्या है, तो हम लोग समझ गए हैं, साम्राज्य वो होता है क्योंकि एक राज्य का नहीं बल्कि बहुत सारे राज्यों को मिलाकर साम्राज्य बनते हैं और इसके शासक का जो है नेतृत्व करते हैं। राजधानी हम लोग समझ गए हैं, अधिकारी भी समझ गए हैं, और संदेशवाहक, संदेशवाहक क्या करता था, तो एक प्रकार से गुप्तचर का काम था। प्रांत समझ गए हैं, और धर्म तो हम लोग समझ ही गए हैं। तो ये कुछ उपयोगी शब्द हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखे हैं, समझे हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग कुछ एमसीक्यू है जो कि आपके सामने है, इस एमसीक्यू को जरूर जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन जो है सीटेट में आपसे यहीं से पूछेंगे, ये सारे एमसीक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां जो कि देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआती काल है ये आपका 2300 साल पहले हुआ था, ठीक है। चलो ये एमसीक्यू है सब आपका जो है, आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम या फिर आपका व्हाट्सएप चैनल या फिर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। तो आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पे जुड़ जाएं, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा। हम 100% कोशिश किए हैं कि आपको बहुत विस्तार से हर एक चीज पॉइंट बाय बताएं। फिर भी अच्छा लगा या फिर बुरा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्लास आपको बता दें सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की या फिर कोई भी एग्जाम की, एनसीईआरटी सब में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।